हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। तो आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता ले चुकी है। भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी है और भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 अब रिपील हो चुकी है। लेकिन 1 जुलाई 2024 से पहले जो भी केसेस रजिस्टर हुए हैं वो आईपीसी के तहत ही हुए हैं, तो उनका ट्रायल सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही होना है। लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद में जो भी केसेस रजिस्टर हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता 2023 के अकॉर्डिंग ही हुए हैं और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंग ही उनका ट्रायल किया जाना है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत ही साक्ष्य लिए जाने हैं। तो भारतीय न्याय संहिता 25 दिसंबर 2023 को एसेंट मिली थी प्रेसिडेंट की, तो ये उसकी इनेक्टमेंट डेट है एंड 1 जुलाई 2024 को फाइनली ये लागू हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, अब आपके जो भी जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम होनी है वो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ही होनी है। इसके अलावा जो भी एडवोकेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको अब भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता की ही स्टडी करनी है। तो इसीलिए ये स्पेशल सेशन आपके लिए है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशंस, क्योंकि किसी भी एक्ट का डेफिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हमें ये बताता है कि उस एक्ट में जो भी शब्द आने वाले हैं उन शब्दों का मतलब क्या होगा। तो ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको उस एक्ट के शुरू में ही डिफाइन कर दिया जाता है सो दैट उस शब्द के अर्थ के अकॉर्डिंग ही उस शब्द का आगे आने वाली जो भी जगह पे उसको यूज किया जाए उसी के अकॉर्डिंग उसका अर्थान्वयन किया जाए। तो वैसे तो मैं जानती हूँ जितना मुश्किल है आईपीसी को भुलाना उतना मुश्किल तो भारतीय न्याय संहिता को याद करना नहीं है। तो भारतीय न्याय संहिता को याद करना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आईपीसी को भुलाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत टाइम से आईपीसी को पढ़ रहे हैं और इसीलिए हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे ताकि हम इजीली भारतीय न्याय संहिता को समझ पाए। तो आज के सेशन में हम कुछ डेफिनेशंस कवर करने वाले हैं, रिमेनिंग हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीसीस की, क्योंकि हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे हम बात करते हैं आईपीसी की तो आईपीसी में हम सेक्शन नंबर 6 से लेके सेक्शन नंबर 52A तक सेक्शंस पढ़ते थे। 6 से लेके 52A तक सेक्शंस पढ़ते थे। ये सारे की सारी हमारी डेफिनेशंस हुआ करती थी और टोटल 511 सेक्शंस आईपीसी में हुआ करते थे। अब भारतीय न्याय संहिता में टोटल 358 सेक्शंस ही बची है और इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि अब डेफिनेशंस जो हैं वो इतने सारे सेक्शंस में नहीं बल्कि एक ही सेक्शन में है और वो है सेक्शन नंबर 2। तो इतने सारे सेक्शंस डायरेक्टली आपके कम हो चुके हैं और इसीलिए आज सिर्फ 358 सेक्शंस ही आईपीसी में बची है। तो डेफिनेशंस अब सेक्शन नंबर 2 में है। डेफिनेशंस की अपन बात करें तो अब जो डेफिनेशंस है उनको याद करना और भी आसान है। ये तो क्या है कि हम आईपीसी इतनी बार पढ़ चुके हैं कि आईपीसी की डेफिनेशंस की हम आदी हो गए हैं, इसलिए हमें वो याद है। बाकी याद करना अब ज़्यादा इजी है क्योंकि अब चीज़ें बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज की गई है। अब सेक्शन नंबर 2 में हम जो भी डेफिनेशंस पढ़ेंगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। अब जो डेफिनेशंस है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो चलिए बात करते हैं। तो अब सेक्शंस जो है वो सेक्शन नंबर 2 के अंदर जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से है। जैसे हम सीआरपीसी में पढ़ते हैं तो सीआरपीसी में 2A, B, C, D इस तरीके से है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है। 1, 2, 3, 4 होने का रीजन क्या है? क्योंकि टोटल डेफिनेशंस कितनी दे रखी है? टोटल 39 डेफिनेशंस यहाँ पर दे रखी है और क्योंकि अल्फाबेट्स हमारे पास 39 है ही नहीं, इसलिए 1, 2, 3, 4 इस तरीके से उनको डिफाइन किया गया है। अब आईपीसी में कुछ सेक्शंस जो थे जैसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज
उसको भारतीय न्याय संहिता में जगह नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि दस्तावेज के साथ ही उसको डिफाइन कर दिया गया है। आईपीसी में तो अलग से इसलिए डिफाइन किया गया था 29A में, क्योंकि जब भारतीय दंड संहिता 1860 में बनी थी उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज नहीं हुआ करते थे, बल्कि आईटी एक्ट 2000 जब आया तो उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज आए, तो इसलिए फिर उसमें अमेंडमेंट करके 29A इंसर्ट किया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें पहले से पता है कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी होते हैं, तो इसीलिए दस्तावेज के साथ ही उनको डिफाइन कर दिया गया है और नए शब्द भी यहाँ पर इंसर्ट किए गए हैं। तो चलिए फिर हम करते हैं डेफिनेशंस का पूरा पोस्टमार्टम। डेफिनेशंस को पूरा हम अच्छे से समझते हैं कि कौन सी कहाँ पर दी रखी है। तो स्टूडेंट्स को लगभग ये तो ध्यान में है कि डेफिनेशंस का मतलब क्या है, क्योंकि आईपीसी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और लगभग वही डेफिनेशंस यहाँ पर हैं। यहाँ पे सबसे मुश्किल काम जो होने वाला है वो है ये याद करना कि कौन सी डेफिनेशन कहाँ पर दी है, तो उसको हम कंपेयर करते हुए स्टडी करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से वो ध्यान में भी रह जाए। तो स्टूडेंट सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दी है, तो सबसे पहले आता है ए, और यहाँ पे ए फॉर एक्ट। सबसे पहले डेफिनेशन दी है वो है एक्ट की। एक्ट का मतलब क्या है? कार्य। तो आईपीसी में हम सेक्शन नंबर 33 पढ़ते थे। सेक्शन नंबर 33 में हम पढ़ते थे एक्ट एंड ओमिशन, दोनों शब्द एक साथ। भारतीय न्याय संहिता ने क्या किया है? एक्ट शब्द को अब अलग से डिफाइन किया है एंड ओमिशन शब्द को अलग से डिफाइन किया है। अभी हमारे सामने सिर्फ एक्ट है, ओमिशन भी आएगा लेकिन बाद में आएगा जब उसका नंबर आएगा, क्योंकि वो ओ पे है तो वो लेट आएगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। पहली डेफिनेशन बिल्कुल वही है जो आपकी आईपीसी में थी। कार्य लॉप, एक्ट ओमिशन सेक्शन नंबर 33 में हम पढ़ते थे, अब ये यहाँ पर आ चुका है कार्य। तो यहाँ पे कार्य की डेफिनेशन क्या है? एक्ट एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। मतलब कि अगर आप एक काम कर रहे हो तो उसे भी कार्य बोलते हैं, और अगर आप एक से अधिक कार्य कर रहे हैं तो उसे भी कार्य बोलेंगे। तो अगर हम शब्द कार्य यूज कर रहे हैं तो इसमें अ सीरीज ऑफ एक्ट भी इंक्लूड होगा, क्योंकि कुछ ऑफेंसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें कई सारे कार्य करने पड़े, तो वो तब जाकर वो ऑफेंस बनता है। तो अगर एक्ट वर्ड यूज हुआ तो एक्ट में सीरीज ऑफ एक्ट भी इंक्लूड होगा। तो कार्य की एक आवली का उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार एक कार्य का। तो अगर पूरी सीरीज ऑफ एक्ट है तो वो भी कार्य ही कहलाएगी। सो ये पहला वर्ड है जो आईपीसी में भी होता था लेकिन सेक्शन नंबर 33 में, और भारतीय न्याय संहिता में आ गया है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1 एक्ट। क्योंकि हमारे पास ए से एक वर्ड है एक्ट, उसके बाद में हम आते हैं दूसरा वर्ड जो अगेन ए से है। क्योंकि एक्ट पहले आता है और एनिमल बाद में आता है। दूसरा वर्ड क्या है हमारा? एनिमल। एनिमल शब्द आईपीसी में भी डिफाइन था, लेकिन कहाँ पे? सेक्शन नंबर 47 में। आईपीसी में 47 में था, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 2 में है जीव जंतु, एनिमल। तो देखो जब हम बात करते हैं एनिमल की इन जनरल, तो जैसे शेर है, चीता है, इनको हम बोलते हैं एनिमल। और जैसे कौवा है, चिड़िया है ना, पिकॉक है, इनको हम क्या बोलते हैं? पक्षी। जो उड़ते हैं उनको हम पक्षी बोलते हैं। कुछ पालतू पशु होते हैं और कुछ होते हैं जीव जंतु, जानवर भी बोलते हैं। अलग अलग वर्ड्स हम यूज करते हैं। लेकिन जब हम बात करें भारतीय न्याय संहिता की, या यही परिभाषा आईपीसी में भी थी, तो वहां पे जीव जंतु का मतलब क्या है? मनुष्य के अलावा जो भी क्रिएचर है, चाहे वो सांप हो, चाहे वो डायनासोर हो, चाहे वो हाथी हो। डायनासोर तो खैर अस्तित्व में भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे वो छोटा जानवर हो या बड़ा जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो या वो नदी में तैरने वाली मछली हो, सब के सब जीव जंतु शब्द में शामिल है। तो जीव जंतु जो वर्ड है उसकी बहुत ही वाइड डेफिनेशन यहाँ पर दी है। जीव जंतु का मतलब क्या है? मानव से भिन्न जो भी जीवित प्राणी है। तो जो भी लिविंग क्रिएचर है अदर देन अ ह्यूमन बीइंग, वो सारे के सारे जीव जंतु में आते हैं। चाहे वो पिकॉक हो, या फिर वो ब्लू व्हेल हो, या वो शेर हो, कोई भी हो, चाहे पशु हो या पक्षी हो या जानवर हो या पालतू पशु हो या सांप हो, कुछ भी हो, मनुष्य के अलावा जो भी लिविंग क्रिएचर है वो सब के सब जीव जंतु की परिभाषा में आते हैं। अब यहाँ पर भी हमें कुछ भी याद नहीं करना है,
सेम वही है जो आईपीसी में था, बस हमें ये ध्यान में रखना है कि ये कहाँ पे है, 2 में है, जो हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि ए शब्द से सिर्फ 2 ही वर्ड्स डिफाइन है, एक्ट पहला और दूसरा है एनिमल। अभी तक हमने कुछ भी याद नहीं किया है, हमारा काम बन चुका है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 2-3 बालक, ये बालक जो है वो आईपीसी में नहीं था। बालक शब्द को आईपीसी में डिफाइन नहीं किया गया था। बालक शब्द हम भारतीय न्याय संहिता में पढ़ते हैं 2 क्लॉज 3 में, और इसके अलावा जेजे एक्ट में हम देखते हैं, इसके अलावा पॉक्सो एक्ट में हम देखते हैं, इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस में हम देखते हैं, और भी कई जगह देखते हैं, बट ये 3 मेजर है तो इनकी बात हम कर लेते हैं। जेजे एक्ट में हम बालक का मतलब क्या मानते हैं, अ पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 इज कॉल्ड बालक। पॉक्सो एक्ट में सेम डेफिनेशन, बिलो द एज ऑफ 18। डीवी में सेम डेफिनेशन, बिलो द एज ऑफ 18, और उसमें क्या बोल दिया गया, उसमें ये भी बोल दिया एक्स्ट्रा कि इसमें फोस्टर चाइल्ड, अडॉप्टेड चाइल्ड या स्टेप चाइल्ड भी इंक्लूड है। बट ओवरऑल मीनिंग क्या हो गया, अदर एक्ट्स में भी बालक का मतलब क्या है, बालक का मतलब है अ पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 ईयर्स से जो कम के वो बालक है, और बालक शब्द में बालिका भी इंक्लूड है, मतलब फीमेल एंड मेल दोनों ही चाइल्ड बालक शब्द में आते हैं। इसकी हिंदी पर मत जाइए, क्योंकि हिंदी में क्या होता है, बालक लड़के के लिए, बालिका लड़के के लिए, तो यहाँ पे जो बालक शब्द यूज हुआ है इसमें लड़का लड़की दोनों आते हैं जिनकी आयु है 18 वर्ष से कम, और ये न्यूली एडेड शब्द है जो पहले आईपीसी में नहीं था। तो 18 से कम जो भी व्यक्ति है वो सभी बालक बालिका में आते हैं, ठीक है। द डे, जैसे ही आपने कंप्लीट की द एज ऑफ 18 ईयर्स, अब आप बन गए हैं वयस्क। तो 18 से कम है, चाहे एक दिन भी कम क्यों ना हो, बालक शब्द में है। जैसे ही 18 क्यों है, आज ही 18वां लगा है, तो भाई हो गए आप वयस्क। अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेजोरिटी एक्ट, भारतीय वयस्कता अधिनियम के अकॉर्डिंग आप हो गए वयस्क। तो चाइल्ड जो है वो एक न्यूली एडेड वर्ड है जो पहले आईपीसी में नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट वर्ड है कूटकर्ण, काउंटरफिट। काउंटरफिट, काउंटरफिट को हम आईपीसी में देखते थे सेक्शन नंबर 28 में। सेक्शन नंबर 28 में हम काउंटरफिट को देखते थे। परिभाषा बिल्कुल वही है, परिभाषा वही है, लेकिन परिभाषा कहाँ दी है वो बदल गया है। ये कहाँ पे है, 2-4 में है। काउंटरफिट कहाँ पे है, 2-4 में दे रखा है। कूटकर्ण का मतलब क्या होता है, काउंटरफिट का मतलब क्या होता है, आप एक वस्तु के जैसी दूसरी वस्तु बना रही हैं। क्यों बना रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, प्रवंचना करना, डिसीव करने के पर्पज से। इंटेंशन क्या है, डिसीव करना, या मान लो इंटेंशन नहीं है बट नॉलेज है कि डिसीव हो सकता है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे काउंटरफिट, कूटकर्ण। जैसे आपने असली नोटों जैसे नकली नोट बना दिए, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है कि आप उनको असली की जगह काम में ले, है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि आपने क्या किया, काउंटरफिट किया, आपने क्या किया, कूटकर्ण किया है, ठीक है। अब देखो, जैसे अपन देखते हैं बच्चों के खेलने के लिए नकली नोट बनते हैं, तो क्या वो काउंटरफिट है क्या, नहीं, वो काउंटरफिट नहीं है। क्यों, क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट या उनका इंटेंशन डिसीव करना नहीं है, उनका इंटेंशन क्या है, बच्चों के खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए है, और उसके ऊपर लिखा हुआ भी है चिल्ड्रन बैंक, और वो मनोरंजन के पर्पज से बनाए हैं, खेलने के पर्पज से बनाए हैं, तो इसलिए वो करेंसी नहीं है। तो आपने शाहिद कपूर की मूवी देखी होगी, वेब सीरीज एक फर्जी, तो वहां पे क्या करते हैं, वो करेंसी का काउंटरफिट करते हैं। तो काउंटरफिट किसका होता है, काउंटरफिट का मतलब क्या है, एक वस्तु की जैसी आप दूसरी वस्तु बना रही हैं, है ना। पैसों का भी हो सकता है, नोट का भी हो सकता है, या फिर किसी वस्तु का भी हो सकता है, कि जैसे मान लीजिए ये आईफोन है, ये आईफोन है, ठीक है, आईफोन महंगा आता है, और वैसे ही मैंने कोई लोकल फोन बनाया और वो बिल्कुल आईफोन जैसा दिखता है, ताकि मैं उससे आईफोन के पैसे ले सकूं, है ना, या लोगों को भ्रम में डाल सकूं कि आईफोन है, ठीक है, आईफोन की तरह उसको बेच सकूं। तो ये क्या हुआ है,
ये काउंटरफिट हुआ है। तो काउंटरफिट दस्तावेजों का भी होता है, किसी वस्तु का भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, एक वस्तु की जैसी आप दूसरी वस्तु बनाते हैं। इंटेंशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन आपका क्या होता है, इंटेंशन आपका डिसीव करने का होता है, या फिर आपको नॉलेज होता है कि डिसेप्शन किया जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं काउंटरफिट यानी कि कूटकड़। तो कोई व्यक्ति जो एक चीज को दूसरी चीज के सदस्य इस आशय से रखता है कि उस सदस्य से प्रवंचना करे, पहला तो क्या है, इंटेंशन है टू डिसीव। दूसरा क्या है, या तो इंटेंशन है या फिर आपको नॉलेज है। या तो इंटेंशन है या नॉलेज है कि उससे क्या होगी, प्रवंचना की जाएगी, तो वह कूटकर्ण करता है, ऐसा कहा जाता है। अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट हु causes one thing to resemble another thing, intending by means of that resemblance to practice deception। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। करेंसी का, काउंटरफिट का मेन इंग्रेडिएंट क्या है, डिसेप्शन, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयरबाय बी प्रैक्टिसाइज्ड। सेक्शन नंबर 28 में इसको डिफाइन किया गया है। और साथ में इसके दो इलस्ट्रेशंस हैं। पहला इलस्ट्रेशन बताता है कि जरूरी नहीं है कि आप जो नकल कर रहे हैं हूबहू वैसी हो, क्योंकि आपसे कुछ कमी रह सकती है, हो सकता है वो एग्जैक्टली वैसा ना हो, थोड़ा अलग हो, लेकिन अगर आपका इंटेंशन है डिसेप्शन का या आपको नॉलेज है तो वो फिर भी काउंटरफिट ही कहा जाएगा। सेकेंडली, अगर आपने एक वस्तु के जैसी, एक चीज के जैसी दूसरी चीज अगर कर दी है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपका इंटेंशन जो है ना, आपका इंटेंशन जो है वो डिसीव करने का ही था, या आपको नॉलेज था कि डिसेप्शन हो सकता है। तो तब तक, जब तक कि आप कुछ भी और साबित नहीं कर देते, प्रत्यक्ष प्रतिकूल कुछ और प्रूव नहीं कर देते हैं, ये उपधारणा की जाएगी कि आपने डिसेप्शन करने के उद्देश्य से ही उसको काउंटरफिट किया है। तो ये दो एक्सप्लेनेशन है, ये पहले भी हुआ करते थे और अब भी है, कुछ नहीं बदला है। क्या बदला है अभी तक, क्या बदला है अभी तक, सिर्फ ये बदला है कि नंबर चेंज हो गया है और एक नई परिभाषा ऐड हो गई है, ठीक है, और टुकड़े हो गए हैं किस चीज के, कार्य लोप के टुकड़े हो गए। अभी हमने एक्ट पढ़ा है, ओमिशन हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन 2.5 में है, ये है न्यायालय। न्यायालय जो पहले हम पढ़ते थे सेक्शन नंबर 20 ऑफ आईपीसी, आईपीसी की 20 में है और अभी कहां पे है, 5 में है न्यायालय। तो न्यायालय शब्द को डिफाइन किया है, डेफिनेशन वही, बिल्कुल वही। अंतर क्या आया है, अंतर यहां पर आया है कि नंबर बदल गया है, ठीक है, और इसमें पहले कई सारे दृष्टांत वगैरह भी हुआ करते थे, उनको भी हटा दिया गया है। तो न्यायालय का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो न्यायालय जो है ना वो किसी बिल्डिंग से नहीं बना है। न्यायालय के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, न्यायालय के लिए इंपॉर्टेंट है न्यायाधीश। जज से कोर्ट बनता है ना, जज से कोर्ट बनता है। तो देखो न्यायाधीश जो होते हैं वो कार्य करते हैं जब न्यायिक तय, मतलब जब वो जुडिशियल एक्ट कर रहे हैं। तो न्यायाधीश जो होते हैं वो जुडिशियल एक्ट एक खुद अकेले भी कर सकते हैं, जैसे सेशन जज है, एडिशनल सेशन जज है ना, ये जब प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं किसी भी कोर्ट के तो वो अकेले कार्य कर रहे होते हैं, है ना। या फिर जैसे हाई कोर्ट जजेस है, वो एक बेंच के रूप में कार्य कर रहे होते हैं, है ना, एक निकाय के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। तो जब वो जुडिशियल एक्ट कर रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल कर रहे हो या फिर एक बेंच के रूप में कर रहे हो, जब न्यायाधीश इस तरीके से कार्य करता है तो उसे हम न्यायालय कहेंगे। सो ये है डेफिनेशन ऑफ न्यायालय, कोर्ट। तो कोर्ट का मीन्स क्या होता है, कोर्ट मीन्स अ जज। जज से कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट से जज नहीं है। कोर्ट मीन्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन, या तो अलोन कर सकता है, और a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially। तो जब एक जज खुद स्वयं अकेले कार्य कर रहा है, न्यायिक कार्य कर रहा है ना, या फिर एक बॉडी के रूप में कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यायालय बोलेंगे। तो न्यायालय की परिभाषा न्यायाधीश से बनी है।
न्यायालय मतलब क्या है, वह न्यायाधीश जिसे न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, अकेले ही, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। जब ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय कार्य कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम न्यायालय बोलेंगे। पहले ये कहाँ पे था, सेक्शन नंबर 20 ऑफ आईपीसी, और अब हो गया है 5 में, क्योंकि कोर्ट सी चल रहा है हमारा, कोर्ट पहले आएगा। उसके बाद में हम आ गए अब डी पे। डी, डेथ। डेथ का मतलब क्या है, जब हम बात कर रहे हैं डेथ या जब हम बात करेंगे लाइफ, आईपीसी में हम सेक्शन नंबर 46 में बात कर रहे थे डेथ की, यहां पर हम कर रहे हैं 26 में। तो डेथ का मतलब क्या है, डेथ का मतलब है डेथ ऑफ ह्यूमन, ठीक है। डेथ का मतलब क्या है, डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, जब तक कि कोई भी कॉन्ट्ररी आशय प्रतीत ना हो, है ना। मान लीजिए कहीं पर स्पेसिफिकली किसी जानवर की बात की गई है कि जानवर की मृत्यु, तब तो क्या है, क्लियरली लिख रखा है जानवर की मृत्यु, तब तो अलग बात है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ मृत्यु लिखा, तो मृत्यु का मतलब क्या हो गया, मृत्यु का मतलब हो गया है मानव की मृत्यु। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब तक संदर्भ से कुछ भी प्रतिकूल प्रतीत आपको नहीं हो रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि ये जो है वो किसी और के बारे में बात कर रहा है, तब तो मानव की ही बात हो रही है। लेकिन क्लियरली मेंशन है कि किसी जीव जंतु की बात हो रही है, तो फिर उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो मृत्यु का मतलब क्या है, मृत्यु का मतलब है मानव की मृत्यु। नेक्स्ट है 27, बेईमानी से। ये आईपीसी में सेक्शन नंबर 24 में हुआ करता था, क्योंकि डी से पहले डेथ आ चुका है, अब है डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी मतलब बेईमानी से। बेईमानी से, बेईमानी का मतलब क्या होता है, बेईमानी का मतलब होता है ईमानदारी का ना होना, है ना। ईमानदारी का मतलब क्या होता है, फेयरली कार्य करना, ठीक है। तो बेईमानी का मतलब क्या होता है, देखिए बेईमानी का मतलब होता है कि अगर आप इस इंटेंशन से कोई भी एक्ट कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को तो रॉन्गफुल गेन हो, मतलब उसको वो गेन हो जो वो डिजर्व ही नहीं कर रहा है, अनलॉफुल मीन से कर रहा है, और दूसरे व्यक्ति को वो लॉस हो, दूसरे व्यक्ति को क्या हो, सदोष हानि हो, मतलब वो हानि हो जो कि वो डिजर्व ही नहीं करता है, तो हम कहेंगे कि उसने बेईमानी से कार्य किया है। बेईमानी से कार्य करने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति को, कोई व्यक्ति अगर इस इंटेंशन से कार्य कर रहा है कि एक व्यक्ति को सदोष लाभ होना चाहिए और दूसरे व्यक्ति को सदोष हानि हो, तो उसे हम बोलते हैं कि ये कार्य बेईमानी से कर रहा है। बेईमानी शब्द को हम आईपीसी में और अब भारतीय न्याय संहिता में कई जगह देखेंगे। जैसे जब हम बात करेंगे चोरी की, है ना, जब हम बात करेंगे चोरी की, तो वहां पे बेईमानी एक बहुत महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है कि बेईमानी होना जरूरी है। मैंने आपका मोबाइल ले लिया है, मैंने आपको मोबाइल ले लिया है, इससे आपको क्या हुआ है, लॉस, मुझे हुआ फायदा। तो ये क्या कैसे किया है मैंने, बेईमानी पूर्वक किया है ना। अगर आपके परमिशन से लेता तो बेईमानी होती ही नहीं, तो परमिशन से गलत तो बेईमानी होती ही नहीं, ठीक है। तो बेईमानी का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अगर इस इंटेंशन से कार्य कर रहा है कि एक व्यक्ति को तो क्या हो रहा है, रॉन्गफुल गेन हो रहा है और दूसरे व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, तो उसे हम डिसऑनेस्टी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गई डिसऑनेस्टी। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स आरजीएस मेंस का बैच लॉन्च हो चुका है। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं कि आप आरजीएस मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाए, मतलब कहीं 65 अबव बन रहे हैं, है ना, चांसेस आपके अच्छे हैं। अगर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, इससे कम भी बन रहे हैं तो भी, तो आप आरजीएस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 2 प्रकार के बैच हमारे पास है, एक वो बैच जिसमें आपको क्लासेस मिलेंगी और ई नोट्स मिलेंगे, 5000 फीस उसकी है। दूसरा वो बैच जिसमें क्लासेस विद प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। दोनों ही 27 जून को शुरू हो चुके हैं। और अगर आपको लगता है इस बार आरजीएस हमसे नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो कोई बात नहीं है, नेवर लूज होप, एपीओ आपके सामने है, तो आप एपीओ का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस है 5000 रुपये। और आपको है कि नहीं बैच ज्वाइन नहीं करना, मैंने तो पढ़ाई कर ली है, पढ़ाई मैंने कर ली है, अब तो मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है या खुद को मूल्यांकन करना है, खुद का टेस्ट करना है कि मेरी कितनी तैयारी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज जिसकी फीस है मात्र 500 रुपीज। सो ये ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, आप जो चाहें वो अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है दस्तावेज। दस्तावेज शब्द यहाँ पे क्योंकि डी से ही है, डॉक्यूमेंट 2(8) में बताया गया है, ठीक है। और ये हम आईपीसी में 29 में पढ़ते थे,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईपीसी में हम 29 में डॉक्यूमेंट पढ़ते थे एंड 29A में हम इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पढ़ते थे। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को हटा दिया गया है, इस डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज किया गया है। चेंज इसलिए किया गया है कि अब डॉक्यूमेंट में ही इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को शामिल कर दिया गया है, इसलिए ये जो लाइन है ये एक्स्ट्रा ऐड की गई है। और इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी हमने इंक्लूड कर दिया है इन द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। सो इसलिए ये एक लाइन एक्स्ट्रा है। तो डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ कागज से ही नहीं है। डॉक्यूमेंट का मतलब है आप किसी भी विषय पर किसी भी तरीके से कोयले से दीवार पर लिख रहे हो तो वो भी डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि उसे आप एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं इन अ कोर्ट। ठीक है, लिपस्टिक से आप कुछ लिख रहे हैं किसी टेबल पर भी तो वो भी डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ कागज के पन्ने ही नहीं होता है। डॉक्यूमेंट की बहुत वाइड डेफिनेशन यहाँ पे देखी है ना। डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ कागज के पन्ने नहीं होता है, या अगर आप पेन पेंसिल से लिखो तो वही नहीं होता है, या अगर आप शब्दों और अक्षरों में लिखो तो वही नहीं होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट का मतलब है कोई भी विषय जिसको किसी पदार्थ पर आप अक्षरों के माध्यम से, अक्षर मतलब 1 2 3 4, अक्षर मतलब शब्द, जैसे आप लिख रहे हैं 1 2, ये क्या है? ये अक्षर है। ठीक है, अंक मतलब 1 2 3 4, ये अंक है। या चिन्ह जैसे क्वेश्चन मार्क, ये क्या है? चिन्ह के साधन से, या फिर उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा, मतलब आपने अंक भी यूज किया है, आपने शब्द भी यूज किया है और आपने चिन्ह भी यूज किया है। तो इनसे अगर आप अभिव्यक्त कर रहे हैं या वर्णित कर रहे हैं, मतलब किसी भी विषय पर किसी भी चीज से आप लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं, तो उसे हम डॉक्यूमेंट बोलेंगे। और इसमें क्या इंक्लूड है? इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी है, जो साक्षी के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आशयित हो या उपयोग किया जा सके, जिसे आप एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं। एक अनपढ़ दूध वाली जो है, जो कागज में नहीं लिख सकती है, वो दीवार पर कोयले से निशान बनाती रहती है, तो उसको एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं ना, तो वो क्या है? वो डॉक्यूमेंट है। तो ये डॉक्यूमेंट की परिभाषा दे रखी है, और इसके साथ में 2 इलस्ट्रेशंस भी यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट पहले 29 में था और अब आ चुका है 28 में। 29 से 28 में आ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो है वो हट चुका है, और साथ में कुछ इलस्ट्रेशंस भी यहाँ पर दे रखे हैं। तो इलस्ट्रेशंस भी आप लोग पढ़िएगा, 2 एक्सप्लेनेशन है प्लस इलस्ट्रेशन है। उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन कपटपूर्वक। कपटपूर्वक को हम आईपीसी में पढ़ते थे सेक्शन नंबर 25 में। आईपीसी में सेक्शन नंबर 25 में हम कपटपूर्वक पढ़ते थे, और अब हम भारतीय न्याय संहिता में 29 में आ चुके हैं। डी के बाद में ई से कुछ भी नहीं है ना, सीधा हम एफ पे आ चुके हैं, जो क्या है? फ्रॉडुलेंटली, कपटपूर्वक। कपटपूर्वक में देखो कुछ भी नहीं दे रखा है। कपटपूर्वक को याद करना बहुत आसान। कपटपूर्वक का मतलब क्या है? कपट करने के आशय से। कपटपूर्वक का मतलब क्या है? कपट करने के आशय से कोई भी कार्य कर रहे हो तो कपटपूर्वक बोलोगे। अब कपट करने का मतलब क्या होता है? कपट करने का मतलब होता है आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जिससे किसी को इंजरी हो रही है ना। डिफ्रॉड में क्या शामिल होता है? फ्रॉड में क्या शामिल होता है? इंजरी। ठीक है, जैसे हम बात करें सिविल लॉ की, तो सिविल लॉ की अपन बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 17 बताता है कपट को। उसने बताया कपट का मतलब क्या है? आप कोई ऐसा प्रॉमिस कर रहे हो जिसको फुलफिल करने का आपका इंटेंशन ही नहीं है, या आप फैक्ट्स का एक्टिव कंसीलमेंट कर रहे हैं, है ना। फैक्ट्स का एक्टिव कंसीलमेंट कर रहे हैं, आप कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं जो आपको पता है कि झूठ है ना। तो ये सारी चीजें फ्रॉड में आती है। तो फ्रॉड में क्या होता है? किसी व्यक्ति को क्षतिकारित होती है ना, मतलब किसी को नुकसान करने के लिए, क्षतिग्रस्त करने के लिए कोई भी आप इस इंटेंशन से कार्य कर रहे हो तो वो डिफ्रॉड करने में आता है, कि तूने मुझे धोखा दिया है। तो वो धोखा देने का मतलब क्या है? तूने कपटपूर्वक कार्य किया है। बोलते हैं ना अपन जनरली, बहुत कपटी है रे तू, बहुत छलिया है तू। तो वो क्या है ना, क्या किया है? कुछ आपको नुकसान हो इस इंटेंशन के साथ कुछ कार्य किया है, कोई नुकसान आपको हुआ भी है, कोई इंजरी आपको हुई है, तो वो कपटपूर्वक में आता है। कपटपूर्वक शब्द को आईपीसी में 25 में बताया गया था, और यहाँ पर 2 क्लोज 9 में बताया गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन सेक्शन नंबर 210 में बताई गई है लिंग, जिसे हम बोलते हैं जेंडर, और ये आईपीसी में सेक्शन नंबर 8 में बताई गई थी।
सेक्शन नंबर 8 में और यहाँ पे आ गई है 2 क्लॉज 10 में। जेंडर, इस डेफिनेशन में अंतर आया है क्योंकि पहले हम देखते थे कि जो भी पुल्लिंग वाचक शब्द यूज किए गए हैं, जो भी ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स जो यूज हुए हैं, वो दोनों के लिए है, चाहे वो मैन हो या विमेन हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अब जो है थर्ड जेंडर को भी अब रिकॉग्नाइज कर लिया गया है बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में जो थर्ड जेंडर के रूप में इनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, तो इसीलिए अब उनको भी भारतीय न्याय संहिता में जगह मिल चुकी है। तो जहां पे पुल्लिंग वाचक शब्द यूज हुए हैं या उनके जो डेरिवेटिव्स है वो किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो या वो उभयलिंगी हो। द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, तीनों के लिए हो सकते हैं। तो ये जो ट्रांसजेंडर वर्ड है ना, ये यहाँ पे न्यू आया है, ये पहले नहीं था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है। स्टूडेंट्स देखिए, डेफिनेशंस में जो जो चेंजेस है, जो न्यू ऐड हुआ है, जो हटा है और जो किसी सेक्शन में नया ऐड हुआ है, वो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि बाकी डेफिनेशंस जो एज इट इज है उसमें तो आपको सिर्फ ये देखना है कि उसको कहाँ पर रखा गया है, बाकी कुछ याद नहीं करना है। लेकिन जैसे ये है, इसमें चेंज आया है, पहले भी थी अब भी थी, लेकिन पहले भी थी अब भी है, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ में है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अब ट्रांसजेंडर का मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रांसजेंडर वर्ड यूज हुआ, उसका मतलब क्या है, तो इसके लिए देखिए एक्ट है, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, इनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए एक्ट भी बना हुआ है। तो उसके सेक्शन नंबर 2 के क्लोज नंबर के में डिफाइन किया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसजेंडर, तो वो मीनिंग है ट्रांसजेंडर का, ठीक है। अब आपको उतना मीनिंग में नहीं जाने की जरूरत है, यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस दिया, उसका ध्यान में रखिए। अब अपन आते हैं अगली डेफिनेशन जो है सद्भावपूर्वक। सद्भावपूर्वक को हम आईपीसी में पढ़ते थे सेक्शन नंबर 52, और यहाँ पे हम सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 11 में सद्भावपूर्वक को पढ़ेंगे। सद्भावपूर्वक एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जिसको आईपीसी में हम पता नहीं कितनी ही बार यूज किया गया है, खासकर जो जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर है उसमें तो लगभग हर धारा में सद्भावपूर्वक शब्द को यूज किया गया है। तो सद्भावपूर्वक का मतलब क्या होता है, जब आप गुड फेथ में कोई कार्य करते हैं, गुड फेथ का मतलब क्या है, कोई भी आपकी तरफ से लापरवाही नहीं की गई है, पूरी सतर्कता के साथ और पूरे अटेंशन के साथ में कोई कार्य किया तो उसे हम सद्भावपूर्वक बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपना कोई काम कर रहा है पूरी सतर्कता के साथ में, है ना, पूरे ध्यान के साथ में कोई काम कर रहा है और उस काम से फिर भी किसी को हानि हो जाती है, तो वो व्यक्ति उसके लिए दायी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो बोनाफाइडली काम कर रहा है, बोनाफाइडली काम कर रहा है तो दायी नहीं होगा, ठीक है। अगर वो लॉफुल एक्ट कर रहा है, लॉफुल मीन से कर रहा है, जैसे हम आईपीसी के सेक्शन नंबर 80 में देखते थे, ठीक है। तो सद्भावपूर्वक का मतलब क्या होता है, सद्भावपूर्वक का मतलब होता है अगर आप सम्यक सतर्कता के साथ, अगर आप ड्यू केयर के साथ या अटेंशन के साथ में काम करते हो तो कहा जाता है कि सद्भावना पूर्वक कार्य किया है। लेकिन यहाँ तो डेफिनेशन दी है नेगेटिव, कि अगर आप कोई भी कार्य सम्यक सतर्कता या ध्यान के बिना की गई है, विश्वास की गई है, तो कहा जाएगा कि आपने सद्भावना पूर्वक नहीं की है। तो यहाँ पे आपको दो ही शब्द ध्यान में रखने हैं, पहला है सम्यक सतर्कता और दूसरा है ध्यान। ये दो वर्ड्स है, ड्यू केयर एंड अटेंशन। आईपीसी की 52 में हुआ करती थी और यहाँ पर इसको 211 में जगह दी गई है सद्भावपूर्वक को। उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन है सरकार। सरकार शब्द को भी आईपीसी में भी डिफाइन किया गया था। ये बात जरूर है कि कभी परिभाषा जो है वो एग्जामिनेशन में पूछी नहीं गई क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आईपीसी में 17 में डिफाइन किया गया था और यहाँ पे 12 में डिफाइन किया गया सरकार। तो जहां कहीं पर भी आपको भारतीय न्याय संहिता में सरकार शब्द देखने को मिले, तो सरकार का मतलब क्या है, सरकार का मतलब है भाई या तो केंद्रीय सरकार जिसकी भी बात हो रही है ना, जिसकी भी बात हो या तो केंद्रीय सरकार है या फिर राज्य सरकार है।
सरकार का मतलब दोनों में से किसी के लिए भी हो सकता है, दोनों ही आएंगी उसमें, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार। ध्यान रखें, केंद्रीय सरकार और, यानी कि एंड राज्य सरकार नहीं है, या है ना, दोनों में से किसी के लिए भी हो सकता है। मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में से किसी के लिए भी हो सकता है। ठीक है, सरकार। फिर है नेक्स्ट वर्ड हार्बर, 213। ये हम आईपीसी की लास्ट डेफिनेशन के रूप में पढ़ते थे 52A में। 52A मतलब इसको भी बाद में इंसर्ट किया गया था, संचय। अब यहां पर भी अंतर आया है, क्योंकि हम आईपीसी में पढ़ते थे कि धारा 130, धारा 157 के सिवाय जहां पे संचय पति या पत्नी द्वारा दिया जाता है उसके सिवाय, है ना, अब उन शब्दों को यहाँ पे हटा दिया गया है। यहाँ पे संचय का मतलब क्या है? संचय का मतलब होता है कि आप किसी व्यक्ति को उसकी जो बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान, वो तो दे ही रहे हो, प्लस आप उसको ऐसे साधन दे रहे हो जैसे आयुध है या गोला बारूद है, गन है, वाहन है ना। और ये लिस्ट भी एग्जॉस्टिव नहीं है, ये लिस्ट भी एग्जॉस्टिव नहीं है, इसी प्रकार के अन्य साधन भी हो सकते हैं, है ना, जो व्यक्ति की हेल्प कर सकता है पकड़े जाने से रोकने के लिए। बेसिकली यहाँ पे ये वर्ड इसलिए डिफाइन किया गया है कि अगर आप किसी भी अपराधी को, किसी भी ऑफेंडर को अगर शेल्टर देते हैं, शेल्टर नहीं, हार्बर वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, शेल्टर तो पॉजिटिव वे में यूज होता है, आश्रय, जो कि जिसको एक्चुअल में आश्रय चाहिए होता, तो शेल्टर इज अ पॉजिटिव वर्ड, यहाँ पे हार्बर वर्ड यूज हुआ है। तो हार्बर का मतलब क्या है बेसिकली, यहाँ पे क्यों डिफाइन किया है, क्योंकि आईपीसी में भी यही था और भारतीय न्याय संहिता में भी यही है कि अगर कोई अपराधी है ना, अपराधी अपराध करके आपके यहाँ पर आता है और आपको पता है कि उसने अपराध किया है और आप उसे हार्बर दे रही हैं, तो आप भी दायी होंगे उसको हार्बर देने के लिए, आपको भी पेनल्टी मिलेगी, आपको भी सजा मिलेगी। इसीलिए बताया हार्बर का मतलब क्या है। हार्बर का मतलब है आप उसे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, आप उसे शेल्टर दे रहे हैं, आप उसे फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, एम्युनिशन और मीन्स ऑफ कन्वेंस और द असिस्टिंग अ पर्सन बाय एनी मीन्स वेदर ऑफ द सेम काइंड और दोज एन्यूमरेटेड। इस लिस्ट के अलावा कुछ भी ऐसे और साधन भी हो सकते हैं जो इस प्रकार के हो, जो किसी व्यक्ति की हेल्प कर सके, इन डिस्क्लोज और नॉट टू अवॉइड एप्रीहेंशन, तो वो आश्रय में आएगा। तो अब इसको भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी चेंज हुआ है, पत्नी या पत्नी 130 157 उस सेक्शन को यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये है संचय, जो पहले 52A में हुआ करता था और अब ये आ गया है 2 क्लॉज 13 में। उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन 2 क्लॉज 14, क्षति, क्षति, इंजरी। ये हम आईपीसी में भी पढ़ते थे सेक्शन नंबर 44 में। देखो यहाँ पे क्षति का मतलब किससे है, जनरली हम बात करते हैं क्षति का मतलब कि मैंने थप्पड़ मारा और आपको क्षति हो गई, है ना, तो वो हम क्षति मानते हैं, मतलब शारीरिक क्षति। लेकिन यहाँ पे क्षति वर्ड का बहुत ब्रॉड मीनिंग है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर को क्षति हो रही है तो वो तो क्षति है ही है ना, जैसे किसी को आपने चोट पहुंचाई तो वो तो क्षति है ही है। उसके अलावा अगर वो इमोशनली भी हर्ट हुआ है तो वो भी क्षति है। अगर उसके ख्याति को भी नुकसान हुआ है, मान लीजिए आपने किसी के अगेंस्ट कोई डेफामेटरी बात कही जिससे उसकी मानहानि हुई है, तो वो भी क्षति है, क्योंकि उसको चोट तो नहीं लगी, है ना, तो वो भी क्या होगा, वो भी क्षति शब्द में आएगा। या संपत्ति को भी हुई है, किसी का मोबाइल छीन लिया आपने, तो वो भी क्या हुई, उसको क्षति हुई है। तो क्षति शब्द में क्या क्या आएगा, शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति, चारों आएंगे। शरीर को हुई है तो भी, मन को हुई है तो भी, ख्याति को हुई तो भी, और संपत्ति तो भाई किसी भी इंसान को अपनी जान से भी प्यारी होती है। तो इन चारों में से किसी को भी अगर कोई भी हार्म पहुंचा है तो वो सारा का सारी क्षति शब्द में आएगा। मीन्स एनी हार्म whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation और property, IPC सेक्शन 44 में था और अब ये आ चुका है 2 क्लॉज 14 में। शरीर, मन, ख्याति, संपत्ति, चारों शब्द इसमें आएंगे। BP, BMRP, MRP, आपको समझ लगता है ना, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो उससे याद रखिए, है ना, MRP। तो स्टूडेंट्स 214, आज के सेशन में हम 214 तक ही करेंगे, लेकिन वेट कीजिएगा हमारे नेक्स्ट सेशन का, जिसमें हम और
जो रिमेनिंग सेक्शंस है, जो रिमेनिंग डेफिनेशंस है वो भी पूरी करने वाले हैं। सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।